हेलो बच्चों। हेलो बच्चों। जय हिंद। छाया सोलंकी, अंजलि, राधे राधे भाई, गुड आफ्टरनून। पवन, हेलो पूजा, हाउ आर यू? रितेश, युवराज सिंह, गुड आफ्टरनून। युवराज, रितेश, जैकी, आ जाओ भाई जल्दी से ज्वाइन करें, जल्दी से ज्वाइन करें। चलिए हम लोग कहानी शुरू करें भाई। क्या हम लोग कहानी शुरू करें? देखो ध्यान से, आ जाओ फटाफट से, आ जाओ भी फटाफट। करें भाई, स्टार्ट करें। चलिए ध्यान दें, रिमोट आ जाओ भाई। हाँ ठीक है। चलिए देखें ध्यान से। तो अभी तक हमने जो है आपतित किरण, परावर्तन में विचलन कितना होता है ये देख लिया। परावर्तन में विचलन कितना होता है ये हमने देख लिया, ठीक है। अब हम परावर्तन में बात करेंगे कि इफेक्ट ऑफ रोटेशन, घूर्णन का प्रभाव। आपतित किरण को घुमाए तो परावर्तित किरण कितना घूमेगी, एक तो ये जानेंगे। दूसरा ये जानेंगे अगर हमने दर्पण को ही घुमा दिया, थोड़ा घुमा दिया, तो हमारी परावर्तित किरण कितनी घूमेगी, ये हमें बात करनी है, ठीक है। चलिए तो हम पढ़ेंगे आज घूर्णन का प्रभाव। घूर्णन का प्रभाव। चलिए ध्यान दें अपन। पहला केस लिया। यदि आपतित किरण को थीटा घुमाए, मैंने मान लिया क्लॉकवाइज, तो परावर्तित किरण कितनी घूमती है ये हमें पता लगाना है, या ये हमें चर्चा करनी है, हमें बात करनी है। ध्यान से देखो। चलिए अब ध्यान दो। मैंने कहा कि यार ये एक सतह है, और चलो ये सतह नहीं, इसको गलत कर देते हैं अपन। चलो अब सब लोग यहाँ ध्यान दो भाई, जो मैं जो पढ़ा रहा हूँ उस पर ध्यान दो, है ना। चलो कमेंट वगैरह के कम ही ध्यान दूंगा मैं। तो ये है आपकी सतह, और ये कोई सतह। मुझे बताओ, अगर ये आपतित किरण अभिलंबवत टकराती है, दर्पण से अभिलंबवत टकराने वाली किरण का क्या होगा? फटाफट, जब पूछ रहा हूं तो जवाब दो। अब मैं पढ़ूंगा जो लिखोगे आप। अभिलंबवत टकराने वाली किरण का क्या होगा, कहां जाएगी? अभिलंबवत, ये आपतित किरण है, अभिलंबवत टकरा रही है, क्या होगा? 180 वापस लौट के आएगी उसी पाथ। वेरी गुड, उसी पाथ पर, तो वापस लौट के आएगी। बहुत बढ़िया। अब हमने कहा कि यार इसको है ना आप थोड़ा घुमाओ, तो कैसे घुमाएं? तो हमने कहा कि थीटा घुमाओ क्लॉकवाइज। मान लो इस किरण को थीटा घुमा दिया, ये लो क्लॉकवाइज घुमा दिया, कितना? थीटा। मतलब इसको अब घुमा के हमने कर दिया ऐसा, ये लो ऐसे घुमा के कर दिया हमने, ये कर दिया आपतित किरण को। तो अब सोचो, हमने क्लॉकवाइज घुमाया, हाँ क्लॉकवाइज घुमाया, कितना घुमाया? थीटा। अब हमें पता है कि आने वाली किरण थीटा बनाई तो जाने वाली किरण भी थीटा बनाएगी। तो आपको दिख गया परावर्तित किरण
सेम एंगल बनाती है, लेकिन क्लॉकवाइज नहीं, एंटी क्लॉकवाइज। क्यों? क्योंकि परावर्तित किरण का, अब देखो मूल दिशा से ये था क्लॉकवाइज, तो ये अपने आप आपको दिख रहा है एंटी क्लॉकवाइज। तो हम लिख सकते हैं आपतित किरण को क्लॉकवाइज घुमाया थीटा, तो परावर्तित किरण एंटी क्लॉकवाइज घूम जाती है उसी एंगल से। बस खत्म। चलो लिख देते हैं यहां पर यार, बढ़िया। तो परावर्तित किरण भी थीटा से घूमेगी। कैसे घूमेगी? अगर ये क्लॉकवाइज थी तो ये एंटी क्लॉकवाइज, विपरीत। वो क्लॉक, ये एंटी क्लॉक, वो एंटी क्लॉक, तो ये क्लॉक। ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुविधा। चलिए ये बात हुई एक तो पहली, तो ये तो हमने देख लिया कि किसको घुमाया, किरण को। क्या दर्पण को घुमाया? नहीं, दर्पण को नहीं घुमाया। चलिए ठीक है। सेकंड, यदि दर्पण को घुमाए, दर्पण को घुमाए कितना? थीटा। दर्पण को घुमाए थीटा, क्लॉकवाइज माना, क्लॉकवाइज मान लिया कि माना कि क्लॉकवाइज घुमाया, तो परावर्तित किरण, मैं आंसर पहले लिख रहा हूं, प्रूफ बाद में करूंगा। सेम दिशा में 2 थीटा से घूमती है, तो परावर्तित किरण सेम दिशा में 2 थीटा एंगल से घूम जाती है। अब ये आंसर आपको याद रखना है, इसलिए मैंने पहले लिख दिया। मैं प्रूफ कर दूंगा, लेकिन आपको प्रूफ रटने की जरूरत नहीं है। मैं एक बार करूंगा, आप देखना। मैं आपसे पूछूंगा ये कितना होगा, ये कितना होगा, ये कितना होगा। फिजिक्स नहीं है, गणित है, बस सिर्फ गणित है। मुझे गणित दिख जाएगी तो मैं कर दूंगा। मान लो मुझे गणित नहीं दिखी, यार ये क्या होगा, तो भाई मतलब रटने वाली बात नहीं है, इसको कोई रट नहीं सकता। ये गणित है, मुझे लगता है मेरी गणित ठीक है तो मैं प्रयास कर लूंगा, आ जाएगा, अच्छी बात। नहीं आएगा तो मैं समझूंगा मेरी गणित खराब है, तो उसमें फिजिक्स कोई बात नहीं है। ठीक है, चलो करते हैं। तो इसको एक बार देख लेना, इसमें कोई समझने वाली बात नहीं कि सर फिर से बताओ, क्योंकि इतने सारे किरण बनाऊंगा कि सब गड़बड़ होगा। एक एक चीज बनाऊंगा, ध्यान से धीरे धीरे आप बताते जाना और देखना भी आंसर अपने आप आ जाएगा। चलो इसको प्रूफ करते हैं। तो ये आपतित किरण, बड़ा फोटो बनाऊंगा ताकि गड़बड़ ना हो, है ना, क्योंकि इसमें क्या है कि फोटो थोड़ा बहुत ही कॉम्प्लेक्स बनता है। चलो सबसे पहले मैंने सोचा कि भैया ये प्रारंभिक नॉर्मल है, अभिलंब है, N1। चलो आप तो ये क्या है, ये अब मेरा दर्पण है, ये है मेरा दर्पण जिसको अपन घुमाने की बात कर रहे हैं, ये है मेरा दर्पण। चलिए, तो हमने कहा कि भाई साहब ये लो, ये है आपतित किरण। देखते जाना ध्यान से, क्योंकि फिर मैं आपको ये बोलूंगा कि दोबारा बोलोगे तो फिर मैं बोलूंगा रिपीट करो, वीडियो देख लेना बाद में। देखते जाना, एक स्टेप बहुत आसान है। अगर ये कोण थीटा है, आपतन कोण, मतलब थीटा क्या, आई बोल दो इसको, आई है, आपतन कोण आई है, या फिर हाँ ठीक है आई बोल दो, छोड़ो। तो मुझे पता है परावर्तित कोण कितना होगा, परावर्तित कोण भी आई होगा, तो परावर्तन कोण भी आई लिख दिया। ये मुझे लगता है इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये परावर्तन कोण हो गया। ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया। या फिर इसको I1 बोल दो तो ये भी I1 हो जाएगा, परावर्तन कोण। आपतित किरण है तो समझ में आ जाएगा, ये आपतन कोण है और ये परावर्तन कोण है। बहुत बढ़िया। अब देखो ध्यान से, अब हमने कहा कि यार ये जो दर्पण है इसको घुमा दो थोड़ा सा थीटा कोण पर। तो देखो मैंने क्या किया, दर्पण को घुमा दिया, तो दर्पण को घुमाने के बाद फोटो ऐसा कुछ बनेगा। ये लो, आपको दिख रहा है मैंने दर्पण को क्लॉकवाइज घुमा दिया थीटा कोण पर, तो ये लाल वाला घुमा हुआ दर्पण है। क्या ये बात आपको समझ में आती है? एक एक स्टेप में बोलते जाना, हाँ ना बोलना है बस आपको, एक एक स्टेप। मैंने दर्पण को घुमा दिया, सॉरी भाई, मैंने दर्पण को घुमा दिया। क्या बात दिख गई, समझ में आया? चलो ठीक है, यस कर दिया आपने, बहुत बढ़िया। एक बात बताओ, अगर ये लाल वाला घुमा हुआ दर्पण है तो व्हाइट वाले का नॉर्मल है N1, तो आपको लगता है कि सर देखो ध्यान से, ये ऐसे था पहले, मैंने अगर इसको ऐसे घुमा दिया तो आपको लग रहा है ये नॉर्मल भी घूम जाएगा। तो ये थीटा कोण घुमा है दर्पण, तो मुझे लगता है
कि मेरा नया नॉर्मल भी थीटा कोण घूम जाएगा, ये मेरा नया नॉर्मल भी थीटा कोण घूम जाएगा, तो ये कोण होगा कितना, थीटा, और ये होगा मेरा N2 दर्पण नंबर, ये दूसरे दर्पण का अभिलंब होगा ये। भाई पूरा सीन ऐसा कैसा चेंज हो जाएगा, ऐसा तो लाल वाला दर्पण जो पुराने दर्पणों को ही घुमाया है, अब इसका नया अभिलंब ये आ जाएगा N2। क्या मानते हो, क्या मानते हो कि ये लाल वाला अभिलंब नया अभिलंब है, घुमाने के बाद अभिलंब चेंज हो जाएगा। पहले ऐसे था, अब पूरा सीन ऐसे घूम गया, बस और कुछ नहीं हुआ। आप खुद सी फील कर सकते हो, पहले ऐसे था अब ऐसे बन गया, बस और कुछ नहीं है। बिल्कुल सही बात है, डॉक्टर अभय ने बोला बिल्कुल सही, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मेरे बच्चों मुझे बताओ, आपतित, अब हमने कहा कि आपतित किरण को नहीं बदलेंगे, हम केवल दर्पण को घुमा रहे हैं। तो आपतित किरण से कहा, ओए आपतित किरण तेरे को बदलो, उसने बोला मुझे बदल देना, मैं तो फिक्स हूं। मैंने कहा यार अच्छी बात है, मुझे बताओ इस बार आपतित किरण का अभिलंब से कोण कितना है, आपतित किरण का नए वाले अभिलंब से कोण कितना है। तो आप कहोगे कि सर आपतित किरण ये रही, ये अभिलंब ये रहा, इससे कोण ये है। क्या ये नया आपतन कोण है, या फिर मैं कहूं लाल वाले पर आपतन कोण है। हाँ, ये लाल वाले पर आपतन कोण है। कितना है, I1 प्लस थीटा। भाई आपतित किरण का अभिलंब से कोण कितना, I1 प्लस थीटा, ये नया आपतन कोण है I1 प्लस थीटा। बता दो कोई, आपतन कोण, नया आपतन कोण, किरण वही है, दर्पण बदल गया, अभिलंब बदल गया, तो भैया आपतन कोण भी बदल गया, थीटा हो गया। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बात बताओ कि आपतित किरण का नए अभिलंब से आपतन कोण अगर I1 प्लस थीटा है, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि इसका, इस नए वाले जो अपन ने लाल वाला दर्पण है जिसको अपन ने पुराने को घुमाया है, क्या इससे परावर्तन कोण भी उतना ही होगा। मैं कहता हूं ऐसा कुछ आना चाहिए। ये क्या है, ये नए वाले दर्पण के सापेक्ष परावर्तित किरण है, तो ये जो कोण होगा, ये वाला कोण परावर्तित किरण का अभिलंब से कोण, ये भी सेम होना चाहिए I1 प्लस थीटा। अब बताओ, मैंने इसको नहीं छेड़ा, बस आपतित किरण का मैंने नए अभिलंब से कोण देख लिया I1 प्लस थीटा, और मैंने कहा कि भैया नए अभिलंब से आपतन कोण इतना है, तो नए अभिलंब से परावर्तन कोण भी उतना होना चाहिए। इसमें कोई दिक्कत है तो बता दो, इसमें कोई दिक्कत है तो बता दो। क्लियर, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर, बहुत बढ़िया। तो हमने दर्पण को बदला, दर्पण को बस घुमाया, आपतित किरण को कुछ चेंज नहीं किया। चलो, अब यह अलग बात है कि पहले दर्पण, पहले आपतित किरण पुराने दर्पण से कितने कोण पे जा रही थी। अच्छा, ये I1 था भी, थोड़ा ध्यान देना, है ना, ये I1 था। चलिए, पहले किरण जा रही थी ये पहले, और अब किरण जा रही है ऐसे, तो यार विचलन कितना हुआ, विचलन कितना हुआ। क्या यही विचलन है जो मुझे निकालना है, यही विचलन है जो मुझे निकालना है। क्या लगता है आपको भाई, ये तो निकालना है ना कि दर्पण को घुमाने के बाद किरण कितनी घूमी, तो यही निकालना है मुझे, तो इन दोनों बीच की किरण कि जब घुमाया नहीं था तो ये व्हाइट वाली लाइन थी परावर्तित किरण, घुमाने के बाद लाल वाली लाइन हो गई परावर्तित किरण, दोनों के बीच का कोण मुझे चाहिए। बताओ चाहिए कि नहीं चाहिए, बताओ चाहिए कि नहीं चाहिए, थंब दे दो चाहिए तो। बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर। अब मुझे गणित लगानी है भैया, अब यहां पे कोई फिजिक्स नहीं है, यहां पर गणित है। लगा पाए तो ठीक, नहीं लगा पाए तो कोई बात नहीं, रट के थोड़ी, रट कैसे रट सकता हूं मैं इसे, सोचने दो ये कोण कैसे आएगा। ये कोण कैसे आएगा, हाँ देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, ध्यान से देखना। मैंने कहा अगर आप इस पूरे कोण को निकाल दो, ये पूरा कोण निकालो कितना है, आसमानी कलर के पूरे कोण में से
आसमानी कलर के पूरे कोण में से आप घटा दो किसको, इस कोण को, I1 को। अगर आसमानी में से ये घट जाएगा तो क्या लगता है कि ये पीला वाला आ जाएगा। आसमानी माइनस सफेद बराबर पीला कोण जो मुझे चाहिए। क्या ये बात समझती है क्या? मैं इसको मोटा कर दूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ये वाला आसमानी पूरा, ये वाला पूरा कोण, इसमें से आप इस सफेद वाले को घटा दो, इस सफेद वाले को घटा दो, तो क्या आपको दिखता है पूरे में से इसको घटाएंगे ये वाला कोण को तो क्या पीला बच जाएगा। बिल्कुल सही बात है यार, दिख रहा है साहब। मैं लिख देता हूं, देसी में लिख देता हूं मैं। आसमानी कोण, कोण ऐसे लिखते हैं, में से सफेद कोण घटा दो तो अपने पास कोण बचेगा पीला। यही चाहिए जो चाहिए। अब आप मुझे खुद बताओ आसमानी कोण कितना है टोटल। आसमानी कोण कितना है, उसको कलर आसमानी रखते हैं। तो भैया आसमानी कोण है ये तो थीटा प्लस I1 प्लस थीटा, I1 प्लस थीटा। इन दोनों टुकड़ों से, एक ये टुकड़ा और एक ये टुकड़ा, ये दोनों मिलके आसमानी बना रहे हैं पूरा। तो मैं लिखूंगा थीटा प्लस I1 प्लस थीटा माइनस सफेद कोण कितना है, ये तो साक्षात दिख रहा है I1, I1 बराबर कोण पीला। और आपको दिख रहा होगा I1 कैंसिल हो गया, ये बन गया 2 थीटा। ये प्रूफ हो गया, ये प्रूफ हो गया, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, किसी को इच्छा है दोबारा वीडियो देखना, नहीं तो याद ही रखना है आंसर, एग्जाम में नहीं पूछेगा। लेकिन इनसे क्या है कि दिमाग खुलता है, इसलिए मैंने बताया। ठीक है, तो इसमें और कोई बात नहीं है भाई, और कोई बात नहीं है। एक बार देख लो आप चाहिए तो। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए तो ये अपन ने देख लिया। अब एक क्वेश्चन मैं आपको करता हूं, एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, फिर इससे अपन टॉपिक बनाएंगे। वस्तु L की सारी संभावित इमेजेस बनाओ। वस्तु की सारी संभावित इमेजेस बनाओ। और आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है ऐसे, एक L फॉर L दे दिया। वस्तु है L, ये L लिखा हुआ है यहां पर। और इस L में भी खास बात है कि एक सिरा सफेद है, एक सिरा लाल है, और ये दो दर्पण है जो आपस में लंबवत है। इससे कितनी इमेज बनेगी, इस बात की चर्चा करनी है, विश्लेषण करना है, बात करनी है। चलिए, तो हमने सोचा कि यार हमने दर्पण से प्रतिबिंब बनाना तो सीखा है, चलो प्रयास करते हैं कैसे होगा, क्या होगा। तो इसका प्रयास करते हैं। तो ध्यान से देखना मैं कैसे कर रहा हूं इसको। सबसे पहले मैंने ऐसे बनाया कोऑर्डिनेट सिस्टम, फिर मैंने दोनों दर्पणों को बनाया, एक दर्पण यहां, एक दर्पण यहां। इसको ऐसे कर दिया, इनको ऐसे कर दिया, और ये ऐसे, ये L बना दिया। और मैंने सोचा कि अब मैं दर्पण में इमेजेस बनाऊंगा। अच्छा, मैंने सहूलियत के लिए इसको नाम दे दिया 1, इसको नाम दे दिया 2, दर्पण नंबर 2। अब देखते रहें कितनी इमेज बनेगी, इसकी हम चर्चा करते हैं, बात करते हैं।
सबसे पहले मैंने सफेद पार्ट को देखा कि यार सफेद पार्ट से अच्छा, वैसे आप ये देखो, पहले छोड़ो सफेद पार्ट को, दर्पण नंबर 1 से इमेज बनेगी। ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या है? ऑब्जेक्ट, वस्तु, ये वस्तु है, वस्तु यानी कि ऑब्जेक्ट। सबसे पहले इसकी इमेज बनेगी दर्पण नंबर 1 में। तो कैसे बनेगी? मैंने आपको सिखाया है भैया, कैसे बनेगी? इस एल का इमेज कैसे बनेगा? एक तो जितनी दूरी उतनी दूरी बनेगा, वो तो हमें पता है। ये लाइन ऐसा कैसे बनेगी? जो लाल उधर जा रही थी वो लाल इधर चली जाएगी। तो मुझे लगता है कि इतना तो आप कर लोगे, इतना तो आप कर लोगे। ये लो भैया, ये ऐसे हो गया पहली बात तो। चलिए बहुत बढ़िया। अब वस्तु की पहले दर्पण में इमेज तो बना ली, इसी वस्तु की दूसरे दर्पण में भी तो इमेज बनेगी, इसी वस्तु की दूसरे दर्पण में भी इमेज बनेगी। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है यार, बनेगी तो सही। कैसे बनेगी? तो दूसरे दर्पण के लिए लॉजिक क्या था? पैरेलल को छेड़ना नहीं है, परपेंडिकुलर को छोड़ना नहीं है। क्या लाल वाला दूसरे के लिए पैरेलल है? तो आप कहोगे सर यस। इस वस्तु की दूसरे दर्पण में, दूसरे नंबर के दर्पण में मैं जब मैं फोटो बनाऊंगा तो मुझे लाल वाला तो वैसा ही दिखेगा लाइन, और जो सफेद ऊपर जा रही है वो नीचे जाएगी ऐसे। यहां तक कोई दिक्कत है तो मुझे बता सकते हो, मैं कोई अत्याचारी नहीं हूं। इसमें इसकी फोटो ऐसे बनेगी, इसमें इसकी फोटो ऐसे बनेगी। ये तो मतलब बहुत सिंपल था, एक दर्पण में बनाना। इसमें कोई दिक्कत है, अत्याचार हो गया हो तो बता दो। चलिए बढ़िया। अब प्रश्न आता है कि मैंने आपको एक बार एक क्वेश्चन सिखाया था ऐसा कि यहां पर मान लो दर्पण है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ये, तो आपको मैंने बताया था इसकी इमेज यहां बनती है IMG इमेज। ये मैंने आपको पहले सिखाया था, ये मैंने आपको सिखाया था। उसी प्रकार बताओ इस ऑब्जेक्ट की क्या दूसरे नंबर के मिरर में इमेज नहीं बनेगी? बनेगी, यहां बनेगी। उसी प्रकार इस वाले की इमेज 1 नंबर के दर्पण में बनेगी, जो इतनी दूर यहीं बनेगी। क्या मानते हो? एक एक करके बनाएंगे अपन। सबसे पहले मैं इस वाले की इमेज बना रहा हूं पहले दर्पण में। ये जो वस्तु थी इसकी इमेज बनी, अब ये इमेज ऑब्जेक्ट का काम करेगी 1 वाले दर्पण के लिए। क्या मानते हो? पहले वाले दर्पण के लिए ये जो प्रतिबिंब बना ये वस्तु का काम करेगा, मतलब इस वस्तु की इमेज बनी ये। चलो मैं इमेज बोलता हूं। वस्तु की इमेज पहले ही बनी थी ये, इसका नाम है I1। इसकी इमेज दूसरे दर्पण से बनी, इसका नाम है I2। अब I2 वस्तु का काम करेगी इस दर्पण के लिए, 1 वाले दर्पण के लिए। तो इसकी ये इतनी दूरी पर है तो इतनी दूरी पर इमेज बनेगी। बताओ बनेगी नहीं बनेगी? या तुम्हें कुछ और लग रहा है? ये वस्तु है 1 वाले दर्पण के लिए, जिसको मैं पीला कर देता हूं, मुझे कोई बुराई नहीं। ये पीला कर दिया। पीले दर्पण के लिए I2 एक वस्तु का काम करेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कैसा बनेगा यार? थोड़ा बताओ यार, डर लग रहा है मुझे तो यार, मुझे डर लग रहा है यार, हाथ पैर फूल गए मेरे तो मैं थोड़ा रफली काम कर लेता, रफ बना लेते हैं कि ऐसे मानो कि वो ऐसे होता तो कैसे बनती? ये इधर की लाइन इधर आ जाती और नीचे वाली लाइन ऐसे कैसे आ जाती? अगर ये इसके सामने होता तो ऐसे बनती। तो मुझे पता है कि भैया वो सामने हो कि ना हो, ये ऑब्जेक्ट इसके सामने होता तब भी वही इमेज बनती, और नीचे है तब भी वही इमेज बनती। ये तो मैं आपको सिखा चुका हूं कि ऑब्जेक्ट सामने हो या नीचे हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ऑब्जेक्ट इसके सामने होता कि नीचे होता कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं समझ गया कि इमेज तो ऐसी बनेगी, इमेज तो ऐसी बनेगी। तो चलो धीरे धीरे बना लेते हैं एक बार। तो इसका व्हाइट वाला पार्ट तो ऐसा कैसा आ जाएगा, और लाल उधर जा रहा है तो भैया इमेज में लाल वाला पार्ट इधर आ जाएगा। ये लो, क्या लगता है आपको सही बनी है? I2 की इमेज 1 दर्पण में क्या ऐसी बनेगी?
बिल्कुल सही बात है यार। चलो अब पूरा ध्यान दो किस पर, I1 पर। उसी प्रकार सेकंड नंबर के सफेद दर्पण में I1 की इमेज बनेगी, क्योंकि I1 ऑब्जेक्ट का काम करेगा, वस्तु का काम करेगा दर्पण नंबर 2 के लिए। I1 वस्तु का काम करेगा दर्पण नंबर 2 के लिए। और जब आप बनाओगे ना बच्चों, तो आप देखोगे ये एग्जैक्टली सेम बनेगी। इसका ऊपर का सफेद पार्ट, इसका ऊपर का सफेद पार्ट, इसका ये इधर, इसका ये इधर, एग्जैक्ट। मतलब यहां पर ओवरलैप होगी, दो प्रतिबिंब एक में बनेंगे, दो प्रतिबिंब एक में। इसका जो प्रतिबिंब बनेगा इस दर्पण में, और इसका I1 का जो प्रतिबिंब बनेगा दूसरे दर्पण में, वो ओवरलैप होंगे। ओवरलैप इंग्लिश में बोलते हैं, ओवरलैप, ओवरलैप होगा। ठीक है, इसका मतलब टोटल कितनी प्रतिबिंब बने, टोटल कितने प्रतिबिंब बने, यही I3 है और यही I4 है, तो ये तो एक ही बना ना। तो टोटल कितने प्रतिबिंब बने, 3, 1 2 3, 2 तो कॉमन है, मतलब एक तो कॉमन आ गया। तो आंसर क्या होगा, आंसर टोटल 3 प्रतिबिंब बनेंगे। चार कहां बने, हमें दिखेंगे तो 3, 4 नहीं बोलेंगे, 3 बोलेंगे, 3 ही बोलेंगे। बच्चे गलती करते हैं 4 बोलते हैं, अबे 4 नहीं बनते, 3 ही बोलेंगे। कहां दिखो, कोई बोलता 4 बने, अबे दिखाना मुझे 4 कहां बने, बोले उसके अंदर है। ऐसा तो कुछ भी बोल देगा, ऐसा तो बोल देगा सर इसके अंदर 50 करोड़ है, मैं कैसे प्रूफ करूंगा। तो बोल देगा सर इसका पेन के अंदर एक और पेन है। अरे मतलब हो तो समझ में आता है, 2 तो समझ में आती है बात, है ना। तो ऐसे तो कुछ भी बोल देंगे। तो दिख कितने रहे प्रतिबिंब, मतलब क्या दिख रहा है, 3 कितने दिख रहे हैं, 1 2 3, 3 है मतलब। तो आंसर को 3 लिखना है। ठीक है, और एक बार आते, कोई पूछ ले क्या इसमें ओवरलैप हुआ है, हाँ ओवरलैप हुआ है। इसके अंदर 2 हैं, इस एक के अंदर 2 की आत्मा है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो ये इससे हमें एक बात समझ में आई। अच्छा सर मतलब 2 दर्पण, अच्छा मुझे बताओ अगर मैं केवल एक दर्पण बनाता तो आप केवल एक इमेज बना देते, काम खत्म था। आपको इस क्वेश्चन से क्या समझा है, 2 बात समझ में आई। सर अगर एक दर्पण होता तो एक वस्तु की एक इमेज बनती है, लेकिन सर अगर 2 दर्पण हो गए तो सर फिर तो देखो 3 बन गए। अब सर आपने ये तो 90 डिग्री पे रखे थे, हो सकता है सर आप इसको 60 डिग्री 30 डिग्री पता नहीं किस किस पे रख दो। तो ऐसी संभावना दिल में लग रही है कि भैया एक वस्तु की ज्यादा इमेजेस भी बन सकती है। तो आपका थॉट बिल्कुल सही है, एक वस्तु की ज्यादा इमेजेस बनती है। ये तो क्या है कि 90 डिग्री पे बनाना आसान होता है, जल्दी से बना दिया मैंने। ठीक है, 60 डिग्री 30 डिग्री इसमें टाइम लगता है, इसमें टाइम लगता है। हाँ कितनी लगती है इसको तो अपन एक फॉर्मूले से जान लेंगे शॉर्ट में। अच्छा एक और बात जो कि मतलब बताते नहीं लोग, लेकिन ठीक है। मान लो इसकी दूरी a है और इसकी दूरी b है। चलो इसको मैं अलग से बताता हूं, छोड़ो ये तो हो गया अंदर की बात, अंदर की बात, स्पेशल बात। क्या है स्पेशल बात, कि 2 दर्पण लो ऐसे, दूसरा लो ऐसे, कोई वस्तु है O1, इसकी दूरी ये तो है A और ये है B, तो ये दूरी R बराबर कितना हुआ, R बराबर √A² प्लस B²। ये जो 3 इमेज बनती है बच्चों, मैं कहता हूं R दूरी की एक सर्कल बनाओ। ये तीनों इमेजेस इस सर्कल पे बनती है, ये I1, ये I2 और इस दूरी पर I3 प्लस I4 कॉमन। अगर अपन बिल्कुल नाप के बनाते ना, बिल्कुल इतनी दूरी उतनी दूरी, तो ये एक सर्कल बनता है जिसकी त्रिज्या होती है R बराबर √A² प्लस B²। ये आपको नीट में भले कभी नहीं पूछा, ओलंपियाड का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लल्लू क्वेश्चन है। ये इतना बनता है,
ये दूरी निकाल लो, ए और बी है तो अपन को दूरी निकालना आता है। ये सर्कल पे बनते हैं दो इमेज, दो मिरर के लिए। दो परपेंडिकुलर मिरर हो तो सारी इमेजेस कहाँ बनती है? एक सर्कल पे बनती है। उस सर्कल की त्रिज्या कितनी होती है? उस सर्कल की त्रिज्या होती है r बराबर √a²+b²। क्या बात चमक गई? है ना, ये एक ही बनी है, एक ही बनेगी, एक ही है। वो तो मैंने लिख दिया बस 3 और 4, एक ही है वो, उसको पे ध्यान मत दो। तो कितने किस सर्कल पे बनेगी? क्या आंसर आ गया? √a²+b²। लल्लू आंसर है, लेकिन वो याद ही नहीं रहता लोगों को, पता ही नहीं ऐसा होता है। क्या समझ गए? चलिए चलिए, अब टॉपिक है थीटा कोण पर रखे दो दर्पणों से बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या। एक बार देख लो, पहले ये बात चमक गई कि आपको? एक बार देख लो। चलिए अब देखो थीटा कोण पर इसमें क्या है। मान लो मैंने अनशन क्वेश्चन दे दिया आपको, थीटा, ये कोण है इनके बीच में, ये दो दर्पण है, यहां कोई वस्तु रखी है, ऑब्जेक्ट वस्तु रखी है। तो किसने पूछा कितनी दर्पण, कितनी इमेजेस बनेगी? तो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। हमने कहा n बराबर 360 थीटा। हम 360 से थीटा का भाग दे देंगे यदि, पहला पॉइंट, यदि n बराबर सम संख्या यानी कि E1, तो इमेज जो बनेगी, इमेजेस, वो होगी n-1। अगर n सम संख्या होगी तो आंसर होगा n-1। दूसरा, यदि n बराबर विषम आता है तो, विषम मतलब ऑड, विषम को इंग्लिश में बोलते हैं ऑड नंबर आता है तो, अब इसमें दो केस हो जाएंगे। अगर सममित वस्तु रखी है, सममित रूप से रखी हो, सममित रूप से का मतलब है कि भैया ये दो दर्पण थे, इनके बिल्कुल बीच में एग्जैक्ट, बिल्कुल बीच में, मतलब बीच का मतलब हुआ कि ये कोण θ/2 और ये कोण भी कितना, θ/2। अगर बिल्कुल बीच में है तो इमेजेस जो होंगी, तो इमेजेस n-1 होंगी। असममित तो इमेजेस n होंगी। मैं आपको उदाहरण दे दूंगा, पहले बताओ ये बात समझ में आई क्या? तेरा तो मैंने बोला ही नहीं, लियो तो बावला हो गया, तेरा तो मैंने बोला ही नहीं कुछ भी, तो तेरा लिख रहा है, तेरा कैसे बनेगी? चलो जाओ, चलो बाकी बच्चों बताओ। मैं इसको एग्जाम्पल से, चलो एग्जाम्पल दे देता हूं, एग्जाम्पल। चलो ये दो दर्पण है और 60 डिग्री का कोण है, 60 डिग्री का कोण है। चलो सॉल्व करते हैं। तो n का मान 360, अच्छा इनके बीच में वस्तु है, बिल्कुल बीच में वस्तु है, 360/60 कितना आया? 6।
सम संख्या आ गई क्या, n बराबर n सम संख्या है, सम संख्या है, तो कितनी इमेज बनेगी, तो इमेज कितनी बनेगी 6 - 1 बराबर 5 आंसर है, 5 आंसर है। बताओ, क्वेश्चन देख लो, मैंने तो क्वेश्चन करा दिया, पहला वाला केस पे क्वेश्चन करा दिया। सम संख्या, हाँ 6 सम संख्या है तो इमेज का आंसर आ गया 5, 5 प्रतिबिंब बनेंगे, कोई दिमाग नहीं लगाना आपको, 5 प्रतिबिंब बनेंगे। क्या इस तरह बाकी का आंसर समझ जाओगे? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, इसमें एक एग्जांपल बताऊं, एग्जांपल नंबर 2। मान लो मैंने आपको कहा ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, तो बताओ n बराबर कितना हुआ, 360 अपॉन 90 बराबर कितना, 4। क्या सम आया? हाँ सम आया। तो बताओ इमेज कितनी बनेगी, n -1, n -1 बराबर कितना, 3 आंसर। देखो अभी 3 ही बनाई थी हमने, 1 2 3, ये एक ही है। अगर 2 एक जगह बनती है ना तो उसको 2 नहीं बोलते, एक ही बोलते हैं। तो देखो 3 बन गई, हाँ ये आंसर 3 ही आया। ठीक है, चलिए लियोदास I3 कैसे बनी, अब आप है ना वापस से वीडियो थोड़ा देख लेना बाद में, ठीक है, अभी आप परेशान ना करें, मैंने बहुत धीरे धीरे बताया था इसको। ठीक है, I3 आप देख लेना दोबारा, और कोई खास बात नहीं है, मेन तो बात ये है, ये तो मैं जो पढ़ा रहा हूं ना उसको प्रूफ कर रहा था कि देखो 1 2 3 4। अब थोड़ी ना इसमें अपन 5 इमेज बनाने बैठेंगे, आधा घंटा लग जाएगा। इस केस में अपन 5 इमेज चाहे तो बना सकते हैं, बहुत धीरे धीरे पढ़ें समझें धीरे, तो लग जाएगा, करने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला है, सीधा सीधा काम करो। वो तो बस मेरी इच्छा थी कि मैंने बना के दिखा दिया, भाई ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। फॉर्मूला याद रखना। क्या ये केस कर लोगे? विषम आए तो क्या करोगे, बिल्कुल बीच में रखी हो तो ठीक है, बीच में नहीं रखी हो तो वो क्या कर लोगे? पहला केस, दूसरा केस, क्योंकि तीसरा केस भी है। चलो ठीक है, अब देखो केस नंबर 3। केस नंबर 3 थोड़ा स्पेशल है। किसी ने कहा सर यदि n बराबर यदि n पॉइंट में आए तो, जैसे कि एग्जांपल n बराबर आया 3.4 या n बराबर आया 3.8, जरूरी थोड़ी सर सम संख्या या विषम संख्या ही आए, है ना, जरूरी थोड़ी है। चलो अरे किसी ने बोला एक एग्जांपल बता दो, मैं ऊपर का एक और एग्जांपल बता दूं आपको। ये एग्जांपल नंबर 3, रुक जाओ, पहले इसका एग्जांपल सुन लो। इसका एग्जांपल अगर मैं 60 की जगह 360 क्या रखूं, 360/5, 7 पंजे 35, 72, ठीक है 72 डिग्री रख दो, 72 डिग्री। चलो किसी ने पूछा एग्जांपल बता दो, ये लो, तुम्हें गणित पे भरोसा नहीं तुम्हारे यार, ये लो, मान लो ये 72 डिग्री है, तो n का मान कितना होगा 360/72, ये बनेगा 5। अब आंसर क्या होगा, मैंने कहा सम्मित रूप से रखी हो तो आंसर होगा n-1, असम्मित रखी हो तो n। अब मैंने कहा कि वस्तु बिल्कुल बीच में रखी है, ये कितना कोण है, अगर बीच है तो ये 36 डिग्री, ये वस्तु रखी है, दोनों दर्पणों के बिल्कुल सेंटर पे वस्तु रखी है, 72 टोटल कोण है, 36 पे रखी है, तो आंसर क्या होगा, तो आंसर क्या होगा, तो इमेजेस कितना होगा n-1 बराबर 5 - 1 बराबर 4। अगर ये वस्तु सेंटर की जगह कहीं और रखी होती या उसने नहीं दिया सेंटर है तो आंसर कितना होता, तो 5 ही होता। स्पेशली बता दिया बिल्कुल बीच में है तो आंसर n-1 होगा, अदरवाइज आंसर कितना होगा, अदरवाइज 5 होगा।
आई होप आपको बात समझ गई। अब ये वाला केस समझो कि सर n का मान सम आ सकता है, अच्छी बात, विषम आ सकता है, अच्छी बात। सर n का मान अगर भिन्नात्मक आए, पॉइंट में मतलब भिन्नात्मक, भिन्नात्मक, भिन्नात्मक का मतलब 3/2, 3/2 कितना होता है 1.5। तो आंसर क्या होगा, तो समझो ध्यान से, तो नंबर ऑफ इमेजेस जो होती है वो होती है नियरेस्ट इवन इंटीजर। मैं हिंदी में लिखूंगा अभी, नियरेस्ट इवन इंटीजर, सबसे करीबी सम पूर्णांक, करीबी सम पूर्णांक। अच्छा मैं आपको बता दूं भाई, ये जो पढ़ा रहा हूं मैं, क्योंकि मेरा धर्म में पढ़ाना, इससे कभी क्वेश्चन आए नहीं। ये जो मैं पढ़ा रहा हूं नंबर, ये एन ये भी, इससे कभी क्वेश्चन नहीं आए, ठीक है ना। आपकी सहूलियत के लिए मैं बता दूं, बस विचलन वाले जो मैंने पढ़ाया था उससे क्वेश्चन आए हैं, इससे कभी क्वेश्चन नहीं आए, इस टॉपिक से तो नहीं आए। तो मेरा बताना आपको धर्म है तो, लेकिन है तो ठीक है। अब यार याद रखने पड़ते हैं बहुत सारी बात, इसलिए कभी देता नहीं है, आज तक नहीं दिया, ठीक है। चलो तो आंसर क्या होगा, पॉइंट में तो कभी नहीं पूछा आज तक, लेकिन मैं बता रहा हूं भाई, ज्ञान तो दे रहा हूं आपको, ठीक है। तो एन वाली बात, अच्छा एन, अच्छा सिलेबस में ऐसा नहीं कि लिखा है, ऐसा नहीं कि सिलेबस में टॉपिक लिखा है कि ये टॉपिक आएगा, सिलेबस में नहीं लिखा होता। सिलेबस में बोलते थे बस दर्पण, अब दर्पण में क्या आएगा कुछ नहीं पता, इसलिए हम अपनी इच्छा से जो एलएल में पढ़ाते हैं मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। आपको लगे यार बहुत तो याद करना पड़ रहा है तो स्किप कर दो, आपकी इच्छा, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन ठीक है अभी तो समझ लो, इंपॉर्टेंट नहीं है ये आज का टॉपिक जो मैंने पढ़ाया, लेकिन है सिलेबस में, मतलब पढ़ाते हैं हम तो, एलएल में तो पढ़ाते हैं, तो पढ़ा रहे हैं। तो नियरेस्ट इवन इंटीजर का मतलब क्या हुआ, मैं आपको उदाहरण देके समझाता हूं। उदाहरण देके समझाता हूं, एग्जाम्पल, यदि n का मान आया 3.1 तो इमेजेस क्या होंगी, तो आंसर होगा 2। क्यों, 3 के पास कौन सा पूर्णांक है जो सम होगा, तो भैया 3 के 2 नहीं होगा। अब आप सोचो, मैं इसको चलो डेटा को थोड़ा लिखता हूं, अभी आप थोड़ा गड़बड़ कर दोगे। मैं इस डेटा को लिखता हूं 3.7, 3.7, 3.7 के पास में कौन सा इंटीजर होगा, 3.7 के पास में इंटीजर कौन सा है, तो आंसर है 4। तो आंसर है 4, 4 इमेजेस बनेगी। पूर्णांक मतलब बिना पॉइंट के, 1 2 3 4, इनको बोलते हैं पूर्णांक, ठीक है। तो ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 1। चलो एग्जाम्पल नंबर 2 बात करता हूं मैं, एग्जाम्पल नंबर 2 बात करता हूं। अगर n का मान होता 3 पॉइंट या फिर 2 पॉइंट ले लो, 2.8, n का मान होता 2.8 तो इमेजेस कितनी बनती, तो 2 आंसर होता। 2.8 के सबसे करीबी सम संख्या देखनी है, इंटीजर नहीं देखना, सम संख्या, इवन इंटीजर, करीबी सम पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब होता है 1 2 3 4, बटे में नहीं आना चाहिए, पॉइंट में नहीं आना चाहिए। और सम तो आप जानते ही हो 2 4 8, तो भैया 2.8 के सबसे करीबी सम कौन है, 2 ही है, तो आंसर होगा 2। तो ये इतने से गणित है, मतलब सम विषम आपको आना चाहिए, ठीक है, ठीक है, आपको ये आना चाहिए सम विषम वाली बात। तो सम विषम आई थिंक मैंने आपको बता दिया सम विषम क्या होता है, और ये टॉपिक बता जरूर दिया मैंने आपको, आपकी इच्छा है याद कर सकते हो, मेरी तरफ से मैंने आपको बता दिया, इससे कभी क्वेश्चन नहीं पूछा, ठीक है। क्योंकि मैं ऐसा तो नहीं बोल सकता कि छोड़ दो, आ गया तो क्या करोगे, फिर मेरे ऊपर लाओगे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट कितना है मैंने आपको ये बता दिया, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देख लो एक बार, कोई कष्ट है तो मुझे बताओ, या तुम आगे बढ़ते हैं, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं।
चलिए, तो एक तो ये वाला क्वेश्चन बनता है, सॉरी, हाँ ठीक है, एक तो ये वाले क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। टेस्ट में तो मैं सबसे दूंगा यार, टेस्ट की चिंता क्यों कर रहे हो, ठीक है। चलिए अब अपन बात करते हैं, और क्वेश्चन देता हूं मैं आपको। ये क्या अच्छे क्वेश्चन है, बस पता नहीं वो पूछते क्यों नहीं, आज तक पूछे नहीं, लेकिन ये अच्छे क्वेश्चन है और सिंपल है, इसमें दिमाग लगता है, अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, ये है 10 सेंटीमीटर दूरी, मैंने कहा एक वस्तु यहां से 4 सेंटीमीटर पर है, ये वस्तु यहां से 4 सेंटीमीटर पर है, ये वस्तु यहां पे 4 सेंटीमीटर पर है। तो आपको बताना है दर्पण नंबर 1, दर्पण नंबर 2 कितने प्रतिबिंब बनेंगे। तो आंसर है बच्चों, यहां पर अंतर देखो, इससे पहले दर्पण कोण पर थे, आज दर्पण कोण पर नहीं है, 2 समांतर दर्पण है, प्रतिबिंब कितने बनेंगे, अनंत बनेंगे, अनंत बनेंगे। 2 समांतर दर्पणों से अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। नाई की दुकान पे देखा होगा आपने, प्रथम 3 बनाओ दोनों से। नाई की दुकान पे देखा होगा, अनंत बनते हैं। तो आपको क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आपको क्वेश्चन ये पूछेगा, अच्छा ये जो सिखा रहा हूं ये वाला, उसने कभी ना तो ये पूछा न ये पूछा, लेकिन ये इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, जो मैंने अभी पढ़ाया उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, ये ज्यादा इजी है और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो भी मैंने पढ़ाया उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो ध्यान से देखना। तो उसने बोला दोनों दर्पणों से आप 3 प्रतिबिंबों की दूरी बताओ। अब ध्यान से देखते रहना, मैं सिखा रहा हूं। सबसे पहले प्रतिबिंब बनाता हूं मैं 1 से, एग्जाम में वो बताएगा आपको कि किससे बनाना है। पहला परावर्तन आप पहले वाले प्रतिबिंब से करो, दर्पण से करो, ये वो बता देगा आपको। अगर ये 4 सेंटीमीटर दूरी है तो मुझे लगता है कि ये 4 सेंटीमीटर दूरी ये होगी और यहां पर प्रतिबिंब बनेगा, इसको मैं कहता हूं I1। वस्तु का पहला इमेज बन गया, प्रतिबिंब बन गया I1। चलिए I1। अब इस वस्तु का दूसरे वाले से मैं कलर चेंज करके करूंगा, इसको हरा करूंगा और इसको वो करूंगा पीला। चलो, वस्तु की इससे दूरी कितनी है, 6 सेंटीमीटर। तो भैया इस दूसरे वाले से कितना इमेज बनेगा, 6 सेंटीमीटर पे बनेगा, और इसको भी मैं लिख देता हूं I1। ये किसके लिए है, दर्पण नंबर 2 से, और पीला किससे है, दर्पण नंबर 1 से। चलिए बहुत बढ़िया। अब ये जो I1 है, अब सोचो इस दर्पण के लिए इस वस्तु का इमेज तो बन गया, ये जो I1 है ये पहले वाले के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, यानी कि वस्तु का काम करेगा। दर्पण नंबर 1 जो कि पीला दर्पण है, मैं इतना भी बता दूं आपको, पीला कर दूं इसको, मैं पीलो ये सब पूरा काम, और इसका हरा है। I1 वस्तु का काम करेगा दर्पण नंबर 1 के लिए, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी टोटल, 6 और 6 12 और 4 16 सेंटीमीटर। तो इसका ये वस्तु का काम करेगा, तो इसकी इमेज, जब ये 16 इधर है तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी, 16 उधर बनेगी। तो भैया 16 सेंटीमीटर इधर इसकी इमेज बनेगी, इसको मैं कहूंगा I2 बन गया। 16 सेंटीमीटर इधर था तो ये बन गया। अब ये I2 वस्तु का काम करेगा दर्पण नंबर 2 के लिए। क्या आपकी आत्मा भी ये बोल रही है, मैं ही बोल रहा हूं, ये I2 वस्तु का काम करेगा दर्पण नंबर 2 के लिए। तो दर्पण नंबर 2 से दूरी कितनी हो गई, 16 और 10, ये दूरी 16 तो ये और 10 ये, 26, 16 प्लस 10 बराबर 26 सेंटीमीटर। तो भैया यहां से इस दर्पण से 26 सेंटीमीटर दूरी पर इधर बनेगा I2। चलो दो जगह की नहीं, अपने पास 2 ही बनाते हैं, 2 बना दो, चाहिए तो और भी बना लेंगे अपन।
क्या बात चमक गई? तो पहला बनेगा 4 पर, दूसरे बनेगा 16 पर, इसका पहला बनेगा 6 पर, दूसरा बनेगा 26 पर। इस तरह से बढ़ाते जाओ, करते जाओ करते जाओ। ये है मेथड नंबर 1। अभी तो मेथड नंबर 2 भी है इसका, जो बहुत इजी है। ये मेथड नंबर 1 है जो हमें रियल फीलिंग देता है कि कैसे बनता है। मेथड नंबर 2 बहुत शॉर्टकट है, आप तुरंत कर लोगे उससे। मेथड नंबर 2 क्या है, ध्यान से देखो। मैंने कहा मिरर नंबर 1, मिरर नंबर 2 कितनी कितनी दूरी पर है बताओ। M1 से इसको बोल दिया M1, इसको बोल दिया M2। बताओ M1 से कितनी दूरी पर है, 4 पर, तो ये लिखा मैंने 4 सेंटीमीटर। M2 से कितनी दूरी पर है, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। सबसे पहले वस्तु की दोनों से दूरियां निकाल लो। 1 वाले से दूरी 4 है तो 4 लिख दिया, 2 से 6 है तो 6 लिख दिया। अब समझना ध्यान से, छूट जाएगा तो फिर तुम गए काम से। दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना था, 10। बस जोड़ते जाओ, इसमें 10 जोड़ दो तो भैया 10, 6 और 10 कितना बन गया, 16। इसमें 10 जोड़ दो, 10 और 4 कितना बन गया, 10 4 कितना बन गया, 14। सोलह में आप फिर से 10 जोड़ दो, ये बन जाएगा 26। 14 में 10 जोड़ दो तो ये बन जाएगा 24। कुछ गड़बड़ तो नहीं किया मैंने, एक बार चेक करना। 4 16 24, ये देखो 4, ये 16, इसके बाद 24 आने वाला था। कुछ गड़बड़ किया क्या? देखो देखो देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये आंसर आ गए। इसके लिए आएगा आंसर 6 14 26। तो यहां पर 14 वाला को अपन ने शायद भूल गए क्या अपन। I2 मैंने कितना बना दिया, हाँ हाँ देखो ये थोड़ा गलत है, ध्यान से देखो, इसमें ये गलत है। I2 ध्यान से देखो और मुझे बताओ, आप लोग गलती बताओ भाई। I1 और I2 की तो, I1 और I1 की तो चिंता करो ही मत, ठीक है। अब मुझे बताओ, ये I1 वस्तु का काम करेगा इसके लिए, तो I1 की दूरी कितनी है यहां से यहां तक, I1 की दूरी कितनी है इससे, ये 10 और 4 14, तो 4 + 10 बराबर 14 सेंटीमीटर दूरी है इसकी, किसकी, I1 की। देख पा रहे हो? तो भैया ये 14 सेंटीमीटर दूरी है, तो I2 जो बनेगा वो कितनी दूरी पर बनेगा, 14 सेंटीमीटर पर बनेगा। देखो इससे आंसर अपने आप आ गया, ये I2 बनेगा। ये 6, ये 14, ये 4 और ये 16। देख लो, आपने बताया नहीं यार, देखो अपने आप इस मेथड से, ये मैं तो कहूंगा ये मेथड आना चाहिए, लेकिन एग्जाम में इससे करना है। देखो कितने जल्दी जल्दी आंसर आ गए, 4 16 24, 6 14 26, बिना दिमाग लगाए धड़ धड़ आंसर आ गए। क्या बात चमक गई तुम्हें? 10 जोड़ते जाओ, इसमें जो गैप है वो जोड़ते जाओ। इनका गैप कितना था, 10, तो बस उसको जोड़ते जाओ, बस। क्या बात कर लोगे, क्या कर लोगे क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन कर लोगे, एक बार देख लो भाई लोग। तू बता रहा था, अच्छी बात है यार। वो क्या कि मैं थोड़ा कम देखता हूं ना तुम्हारा स्क्रीन आजकल। क्या कर लोगे? देख लो भाई, तो फिर आगे बढ़े। चलिए बहुत बढ़िया। तो इस तरह से ठीक है। नीचे वाला एक और बार बताएं। चलो मैं एक और क्वेश्चन करा देता हूं आपको एक क्वेश्चन करा देता हूं। चलो आंसर बताना। ये 5 सेंटीमीटर
ये वस्तु 2 सेंटीमीटर पर है, ये है M1, ये है M2। चलो बताओ, चलो बताओ, ये 2 है, ये 5 है, तो ये कितना बचा? ये वस्तु है यहां पर, ये ऑब्जेक्ट है यहां पर, तो ये क्या 3 सेंटीमीटर बचा? यस। चलो अब बताओ, यहां कितना लिखूं? 2 है तो 2 लिख दो, 3 है तो 3 लिख दो। अब क्या जोड़ना है बीच में? 5 प्लस 5, 2 और 5 कितना होता है? 7, तो 7 सेंटीमीटर पे बनेगा। 3 में 5 जोड़ा तो कितना आता है आजकल? 5 और 3 8, तो 8 सेंटीमीटर पे बनेगा। 8 में जोड़ दो फिर से 5, 8 और 5 13, तो 13 सेंटीमीटर पे बनेगा। 7 में जोड़ दो प्लस 5, 7 और 5 12 सेंटीमीटर पे बनेगा। ये हो गया इस तरफ M1 के लिए I1, M2 के लिए I2, M1 के लिए I1, M1 के लिए I2, M1 के लिए I3। इधर इसके 3 दर्पण इमेजेस बन गए, ये I1, ये I2 और यहां पे कहीं I3। बिना दिमाग लगाए फटाफट से बन गए। आप उससे कर लेना, प्रैक्टिस हो जाएगी आपको। बस धड़ 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 आंसर आते जाएंगे। पहला इमेज, दूसरा इमेज, तीसरा इमेज, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, सीधे कर लो। ठीक है, तो बस जोड़ते जाओ और कोई खास बात नहीं है ना। इसमें क्या है कि थोड़ा गड़बड़ हो गया ना, थोड़ा भी भूल गए कुछ तो गड़बड़ हो जाएगी। इसमें क्या है कि कुछ गड़बड़ का चांस ही नहीं है, इसलिए एग्जाम के लिए ये बेस्ट है। एग्जाम में ऐसे ही करना। ठीक है, चलिए हो गया सबका? सबका हो गया तो आगे बढ़े अपन। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक अपना, दर्पण के सामने वस्तु की गति। दर्पण के सामने वस्तु की गति। चलो ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दे। केस 1, जब वस्तु दर्पण के समांतर चले या दर्पण वस्तु के, छोड़ो छोड़ो, दर्पण दो मिक्स मत करो, या वाला छोड़ो, अभी या वाला छोड़ो, बस खत्म। चलो देखो ध्यान से, ये दर्पण, ये स्थिर दर्पण है, चल नहीं रहा। मैंने कहा वस्तु ऊपर चल रही है, ऑब्जेक्ट 2 मीटर पर सेकंड से चल रही है। तो भैया कॉमन सेंस बोलता है इमेज भी 2 मीटर पर सेकंड से चलेगा। ये इमेज है, इसकी स्पीड क्या होगी? वी आई कितना होगा? 2 मीटर पर सेकंड होगा। ये वी ऑब्जेक्ट है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि ऑब्जेक्ट रह गया वहां पर और इमेज रह गई यहां पर। कॉमन सेंस से सोचो। किसी ने बोला कि मैं नहीं मानता, तो मैं उससे पूछूंगा कि भैया जब वस्तु ऊपर जाएगी, आपके सामने दर्पण है, ऐसे मत सोचना कोई भी कि सर दर्पण तो छोटा है। अगर मेरे सामने कोई दर्पण मान रहा हूं तो दर्पण को अनंत मानो, नीचे भी अनंत ऊपर भी अनंत। तो अगर मैंने ऐसा मान लिया कि यार ये आंसर गलत है, इसका मतलब तो ये हो गया कि वस्तु तो ऊपर पहुंच गई और उसका प्रतिबिंब धीरे धीरे चल रहा है। ऐसा होता है? नहीं होता। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि वस्तु चल रही है और इमेज नीचे रह गई। ओए भाई मैं आ रही हूं भूत की तरह, मैं ऊपर हूं, मेरी इमेज नीचे आ रही है, बोले मैं धीरे धीरे। ऐसा नहीं होता। तो आप कॉमन सेंस से भी सोच सकते हो कि भाई साहब वस्तु की स्पीड से इमेज चलती है। और यहां पे ये मत मान लेना कि इमेज, दर्पण तो छोटा है, खत्म हो गया, मैं तो यहां पहुंच गया, दर्पण तो नहीं। ऐसा नहीं है। अगर हम बोल रहे हैं दर्पण के सामने गति है, तो मतलब दर्पण अनंत है। ठीक है, तो ये लगता है बहुत सिंपल सा केस है, वस्तु के समांतर चले तो ये वाला केस है। चलिए केस 2,
केस 2, वस्तु रुकी हो व दर्पण चले समांतर, यानी कि ये ऑब्जेक्ट, इसकी स्पीड है 0 और दर्पण ऊपर जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से। तो आपका कॉमन सेंस का आंसर है कि सर मेरे सामने कोई दर्पण है अनंत लंबाई का, फिर से बोल रहा हूं दर्पण की लंबाई कम नहीं है और दर्पण चल रहा है, मैं दर्पण में अपना फोटो देख रहा हूं, बढ़िया स्मार्ट दिख रहा हूं। अब दर्पण ऊपर जा रहा है तो ऐसा थोड़ी होगा कि दर्पण मेरी परछाई को ऊपर लेके जाएगा, ओए मेरी परछाई ऊपर गई, मैं नीचे रह गया, मेरी परछाई ऊपर, ऐसा तो नहीं होता। अगर मैं खड़ा हूं तो मेरे सामने मेरी इमेज हमेशा खड़ी होगी। इसका मतलब ऑब्जेक्ट की स्पीड भी कितनी, इमेज की स्पीड भी कितनी आएगी, vi बराबर कितना 0, ये इमेज बनेगी। vo ऑब्जेक्ट की स्पीड 0 तो इमेज की स्पीड भी 0, मतलब दर्पण की इस प्रकार की गति से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो ऊपर जाए चाहे नीचे आए, अनंत दर्पण है, दर्पण हमेशा अनंत ही होता है, इधर भी अनंत ऊपर भी अनंत। तो ये तो हमने देख लिया कि जब वस्तु के समांतर गति होगी तो दर्पण का तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हाँ, वस्तु जितनी स्पीड से जाएगी इमेज उसकी स्पीड से जाएगी। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो मैं आगे बढ़ जाऊं। सेम है भैया, वी ऑब्जेक्ट सेम है, मतलब यहां पर वेलोसिटी ऑफ इमेज बराबर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये हमने समझ लिया, स्टार बना दिया मैंने। ठीक है, चलिए ये तो देख लिया और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ा। चलिए ये तो हमने देख केस 2। अब केस 3, सबसे इंपॉर्टेंट, टफ से टफ, मतलब टफ तो नहीं है कुछ भी। वस्तु दर्पण के लंबवत गति करे। आपने ध्यान दिया, सारी गड़बड़ यही होती है। जब अपन दर्पण के पास जाते हैं या दूर जाते हैं तो अपन को इमेज की स्पीड अजीब सी दिखती है, ठीक है, तो ये वाली बात है। तो इसमें क्या होता है, इसमें भी देख लो, वस्तु है, इसकी इमेज इधर है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ये वस्तु है, ठीक है। यहां पर वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगी, इसका फॉर्मूला याद रखो बच्चों, vi बराबर 2vm माइनस v0। ये वेक्टर में चल रहा है सब, ये vi मतलब इमेज की वेलोसिटी, इमेज की वेग, vm दर्पण का वेग, और vo क्या है, वस्तु का वेग। ये फॉर्मूला याद रखना बस, ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखो बस, एक काम का फॉर्मूला है। इसके बाद अपन इसमें भी कुछ केस लेंगे, केस 3 है ना, तो 3.1, ठीक है, ये फॉर्मूला याद कर लो। चलो अब मैं इसमें एक एक बात को बताता हूं धीरे धीरे। मैंने कहा केस 3.1, 3 वाले में ही 1 नंबर का, कब, जब दर्पण रुका हो, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, देखते रहना। मतलब वेलोसिटी ऑफ मिरर बराबर 0 हो। तो आप थोड़ा सोचो कि यार वेलोसिटी ऑफ मिरर 0 है तो बताओ vi बराबर क्या हो गया, 2vm माइनस v0 फॉर्मूला था वेक्टर फॉर्म में। अब ये तो हो गया 0, तो भैया vi बराबर क्या हो गया, माइनस v0। माइनस का मतलब हुआ दोनों की वेलोसिटी का परिमाण बराबर है, दिशा विपरीत है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वस्तु जा रही है x में, ये जा रही है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, इधर है वस्तु, ये जा रही है x मीटर पर सेकंड से, तो भैया वेलोसिटी ऑफ इमेज कैसा होगा, माइनस लग रहा है, विपरीत में होगा, लेकिन परिमाण सेम है। वेलोसिटी ऑफ इमेज का परिमाण बराबर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट का परिमाण, तो ये दिशा अलग है, तो x मीटर पर सेकंड से ही जाएगी, लेकिन दिशा बदल जाएगी, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज किधर बन जाएगा, विपरीत, दिशा विपरीत होंगी।
दिशा विपरीत होंगी। बताओ इसमें कोई दिक्कत है किसी को? तो और ये कॉमन सेंस है। हम दर्पण के पास जाते हैं तो हमें लगता है कि हमारी इमेज हमारे पास आ रही है। बोलो भाई। क्या मैंने सही कहा? कोई दिक्कत नहीं? चलिए बढ़िया, समझ गए। जब दर्पण रुकाओ, चलो बढ़िया। केस 3.1, वस्तु रुकी हो, वह दर्पण चले। कैसे चले? लंबवत। लंबवत का ही केस है यार ये, ठीक है। चलिए, वस्तु रुकी है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर 0 और वेलोसिटी ऑफ मिरर कुछ ना कुछ है, तो मैं तो फॉर्मूला लिखूंगा भैया, vi बराबर 2vm माइनस v0। आज ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 0 है, इसका मतलब vi वेक्टर बराबर 2vm वेक्टर, मतलब इमेज सेम दिशा में दुगनी स्पीड से चलेगी। मतलब इमेज कैसे चलेगी? उसी दिशा में चलेगी। कितने? वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगा? बराबर 2vm होगा। देखो फॉर्मूले से दिखाया मैंने आपको, जबरदस्ती नहीं किया। इमेज सेम दिशा में डबल स्पीड से चलेगी। 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 एक रुका हो तो दूसरे का प्रभाव, तो ये पूछ लेता है एग्जाम में। तो ये क्या है कि रटो मत, करके देख लेना ऐसे जो मैंने किया है, रटो मत। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें ये भी चलेगा और ये भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, फॉर्मूले लगा, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। चलो मैं करके दिखाता हूं एक क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन करके दिखाता हूं। ये दर्पण ये इधर जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, ये ऑब्जेक्ट इधर आ रहा है मान लो 10 मीटर पर सेकंड से। ऑब्जेक्ट पूछा है इमेज की वेलोसिटी बताओ, vi बराबर बताओ। मुझे तो कुछ नहीं पता क्या है, तो देखो मैं सॉल्यूशन कैसे करूंगा। सॉल्यूशन मुझे पता है कि यार vi का फॉर्मूला वेक्टर फॉर्म में होता है 2vm माइनस v0। ये वेक्टर, जहां भी वेक्टर आता है, आपके टीचर ने आपको बताया होगा वेक्टर पढ़ाते वक्त, दिशाओं का ध्यान रखना। मैंने इसको पॉजिटिव दिशा माना, जो कि होता भी है आई कैप, पॉजिटिव माना, और इस दिशा को मैंने क्या माना? नेगेटिव माना। दिशाओं का जब भी बात होती है, आप एक दिशा को पॉजिटिव एक दिशा को नेगेटिव अपने मन से मान सकते हो। बस अब मैं फॉर्मूला लगाता हूं, vi बराबर, अब मैं भाई चाहिए तो वेक्टर हटा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। एक बार वेक्टर का काम होता है दिशा लेना, दिशा ले ली तो वेक्टर हटा दो। vi बराबर 2vm, vm किधर है? इधर। इधर को क्या माना मैंने? देखो नेगेटिव माना, तो 2 इंटू -5 लिखूंगा। बताओ कोई दिक्कत है तो? एक एक पॉइंट की बात करता हूं मैं। तो इधर की दिशा को नेगेटिव माना है, तो 5 इधर है तो -5 लिख दिया। कोई किसी को दिक्कत है तो बता दे, नहीं तो थम दे दो कि हाँ सर सही बात है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, माइनस v0 ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी किधर है? इधर 10। यार इधर को तो पॉजिटिव माना, तो भैया +10 लिख दो। ये माइनस कहां से आ गया? अरे फॉर्मूले का माइनस है, तो ये तो फॉर्मूले का माइनस है, फॉर्मूले में माइनस था।
अच्छा ये डेटा थोड़ा सा जीरो आंसर आ गया यार, थोड़ा हमें रुक जाओ भैया, इसको 15 कर लो यार, क्या ही फर्क पड़ता है, 10 को 15 कर लो ताकि थोड़ा कुछ आंसर आए, अच्छा लगेगा जीवन में अपन को। तो ये 15 कर लिया मैंने, प्लस 15, तो आंसर कितना आया? तो आंसर आ गया -10 - 15 बराबर -25 मीटर पर सेकेंड। -25 मीटर पर सेकेंड का मतलब है, माइनस का मतलब इधर, मतलब वेलोसिटी ऑफ इमेज इधर होगा 25 मीटर पर सेकेंड। जब मैंने माइनस लिख दिया है, दिशा मैंने बना दी है, तो फिर सॉरी 25 जब मैंने दिशा बना दी है, बस खत्म। अच्छा वो हाँ सही था, चलो कोई बात नहीं, जीरो नहीं था, कोई बात नहीं, मुझे थोड़ा गलत लग गया, आपकी बात मान ली मैंने, लेकिन ठीक है 15 से भी आंसर आ गया। अभी जीरो नहीं था भाई, थोड़ा मुझे है ना गलत कर लिया मैंने, कोई बात नहीं। क्या आप कर लोगे? दिशा मान लो एक बार, बस गड़बड़ मत करना, दिशा मान लो इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, अब कोई दिक्कत नहीं है, दिशा मान लो एक बार। चलिए अब मैं आपको एक टफ क्वेश्चन करा देता हूं, उससे ज्यादा कुछ टफ नहीं आएगा। क्वेश्चन टफ, क्या टफ है? अब क्या है कि जिसको वेक्टर नहीं आता ना वो इसे टफ बोलते हैं, जिसको आता है वो तो इजी बोलेंगे। मैंने कहा ये है थीटा कोण और ये है x मीटर पर सेकंड, वस्तु जा रही है y मीटर पर सेकंड और ये कोण है अल्फा, ये ऑब्जेक्ट है। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज बताओ, ये क्वेश्चन पूछा है, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज बताएं, अब जिसको दिशाएं आती है उसके लिए तो इजी है, वेक्टर जिसको आता है उसके लिए इजी है। अब ध्यान से देखना, कंपोनेंट करेंगे, बिल्कुल सही बात है। ये हो गया y cos अल्फा और ये हो गया y sin अल्फा। चलो इधर कंपोनेंट करो, ये x है, ये बन गया x cos थीटा और ये इधर बन गया x sin थीटा, x cos थीटा ऊपर x sin थीटा इधर। ये मुझे याद आया कि भाई साहब इसका कोई प्रभाव इमेज में नहीं पड़ता, इसका इमेज में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्या मानते हो? मैंने अभी सिखाया था आपको, इमेज ऊपर दर्पण ऊपर जा रहा था तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ करते रहो एक एक बात को, कि हाँ सर एक एक बात पे बात करूंगा मैं, कि हाँ सर एक एक बात सही है, क्योंकि बाद में रायता नहीं फैलाना चाहता मैं, और नहीं मैं इसे दोबारा बताऊंगा। मेरा तरीका फिक्स है, जहां टफ बात आएगी मैं अपने आप धीरे धीरे करूंगा, आपसे बोलूंगा पहले थम दो, दोबारा नहीं बताऊंगा। फालतू को कुछ मत लिखो, बस हाँ ना वो जवाब दो। चलिए इसका मतलब मैं इतना तो समझ गया कि मुझे वेलोसिटी ऑफ इमेज में जब इसका प्रभाव नहीं है तो सबसे पहले मैं बोलूंगा कि वेलोसिटी ऑफ इमेज का ऊपर का जो कंपोनेंट होगा वो तो भैया सेम रहेगा y cos अल्फा, सॉरी y sin अल्फा, y sin अल्फा। ये इमेज है भैया, इमेज में ये कंपोनेंट तो सेम रहेगा, तो सबसे पहले इसको लिख दूंगा मैं बिना दिमाग लगाए। बताओ इसमें कोई बुराई है क्या? इमेज में सबसे पहले मैं ये लिख दूंगा, y sin अल्फा तो सेम रहेगा। अरे पढ़ा था हमने, ऑब्जेक्ट अगर ऊपर जाए समांतर जाए तो इमेज भी सेम स्पीड से ऊपर जाता है, तो ये y sin अल्फा है तो ये भी y sin अल्फा होगा।
जो गणित है, जो पूरी प्रॉब्लम है वो सिर्फ लंबवत में आती है, तो मैं सॉल्व कर लूंगा उसके लिए। ये वाले घटक के लिए सॉल्व कर लेंगे, इसके लिए सॉल्व कर लेंगे घटक। वेलोसिटी ऑफ इमेज, इसके लिए घटक कर लेंगे। वेलोसिटी ऑफ इमेज का एक्स कंपोनेंट वी एक्स, इसको सॉल्व करेंगे, को फॉर्मूला से निकालेंगे, इसको फॉर्मूला से निकालेंगे। चलिए चलो निकालते हैं। वी आई बराबर 2Vm वेक्टर में माइनस V0 वेक्टर में। वेक्टर का झंझट खत्म करो, उसके लिए क्या करना है मैंने आपको सिखा दिया। दिशा मान लो भैया, दिशा मान लो। हमेशा की तरह इधर पॉजिटिव मानो और इधर क्या मानो, नेगेटिव मानो। इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, ये लो भैया, ये मान लो। चलिए बात करते हैं 2Vm। 2Vm कितना है, वेलोसिटी ऑफ मिरर किधर है। अब ये समीकरण लंबवत में लगती है, तो ध्यान रखना x sin थीटा ही काम आएगा बस। मैं लिख देता हूं x दिशा में, x दिशा में लग रहा है। ये जो समीकरण होती है ये केवल लंबवत दिशा में लगती है, तो यहां पे लंबवत दिशा कौन सी है, x। तो x दिशा की बात करना। क्या बात समझ में आ रही है। क्या मैं बात सही कर रहा हूं, क्या लंबवत दिशा की बात चल रही है। ठीक है, ये जो समीकरण लगती है किस दिशा में लगती है, क्या लंबवत दिशा में लगती है, बिल्कुल। तो 2Vm, Vm कितना है, x sin थीटा। तो x sin थीटा, दिशा कितनी है, नेगेटिव, तो माइनस लगा दो बाहर, माइनस, ये बाहर माइनस लगा दिया। माइनस V0, ऑब्जेक्ट किधर है, y cos अल्फा, y cos अल्फा। बस ये आ गया VIX का मान। ये जो भी आएगा वहां पुट कर देंगे, खत्म, इसको वहां पुट कर देंगे, खत्म। ऐसा नहीं आएगा, ये तो बस आपको कॉन्सेप्ट को बढ़िया करने के लिए मैंने बता दिया आपको। ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं आएगा, ये टफ क्वेश्चन है। ये तो बस कॉन्सेप्ट सिखाया था, तो उसका यूज करना सिखा दिया। आप डरे नहीं, ये क्वेश्चन नहीं आएगा, आप इसको स्किप कर दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अर्शान, आप इस क्वेश्चन को छोड़ सकते हो, मैं जबरदस्ती नहीं बोल रहा हूं, ये टफ है। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को छोड़ सकते हो, कभी नहीं आएगा, चिंता मत करो, मेरा विश्वास है कभी नहीं आएगा। इसके अलावा लेकिन बाकी सब आ जाने चाहिए आपको, है ना। इसके अलावा बाकी सब आपको आने चाहिए। अर्शान ने कहा बहुत हाई लेवल पढ़ा रहे हो, तो मैंने बता दिया, इसको स्किप कर दो, मैं दिखाई नहीं रहा उसको, नहीं आएगा, टेस्ट में कभी नहीं आएगा। टेस्ट में आपको मैं कभी भी वो चीज नहीं दूंगा जो टफ है, ठीक है ना। टफ चीज सिर्फ दिमाग को खोलने के लिए होती है, मुझे पता है कि कभी नहीं आएगी। तो अगर आपको ये सब आ गया है तो आप इसी को देखें, ठीक है। चलो इसको मैंने हटा दिया, ये लो हट गया, टफ चीज थी मैंने हटा दी। एग्जाम में ये आएगा, नीट के सिलेबस में ये था, तो आप इसको पढ़ें, मस्त रहें। चलिए बाय बाय, चलिए बाय बाय, ठीक है। यही है भाई, यहां तक ही पढ़ना था, डरो मत। है ना, चलिए ठीक है, चलिए बाय बाय।